मित्रों, कल हम केंद्रीय बैंक की कार्यशील पूंजी के स्रोत के अंश पर बात कर रहे थे और कार्यशील पूंजी के कुछ स्रोतों के बारे में हमने बात भी की थी। बाकी स्रोतों के बारे में आज बात कर रहे हैं। उसमें हैं जमाएं। केंद्रीय सहकारी बैंक सदस्यों एवं गैर सदस्यों दोनों की जमाएं स्वीकार करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में मितव्ययिता एवं बचत की आदत डाल करके जमाएं आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं तथा जमाओं पर ब्याज दिया जाता है। वास्तव में ये व्यापारिक बैंकों की तरह जमाएं स्वीकार करते हैं। बैंकों की वित्तीय साधनों में जमाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अपने अधिकांश कोष जमाओं के रूप में प्राप्त करते हैं। जमाओं का एक निश्चित भाग तरल संपत्तियों के रूप में रखा जाता है ताकि मांग पर देय जमाओं का भुगतान किया जा सके। विभिन्न समितियों व आयोगों ने सदैव इस बात पर बल दिया है कि केंद्रीय बैंकों को ग्रामीण बचत आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए। जमा बीमा योजना लागू होने के बाद इन बैंकों की जमाओं में वृद्धि हुई। जितनी जमाएं बढ़ेंगी, ये बैंक उतने ही अधिक ऋण देने में सक्षम होंगे। कुछ राज्यों में केंद्रीय बैंकों की जमाओं की वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अर्ध सरकारी संस्थाओं को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अतिरिक्त कोष केंद्रीय सहकारी बैंकों में ही जमा करवाएं। केंद्रीय सरकार ने भी राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि लगातार 3 वर्षों तक अंकेक्षण वर्ग ए व ब में आने वाले राज्य व केंद्रीय सहकारी बैंकों को जमाएं प्राप्त करने की दृष्टि से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समकक्ष माना जाए। अनेक राज्यों में इस सुझाव को नहीं माना गया। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु व मध्य प्रदेश राज्यों में स्थानीय निकायों को अपनी जमाएं सहकारी बैंकों में जमा करवाने की अनुमति देने से बैंकों की जमाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है, लेकिन अन्य राज्यों में अनुमति मिलने पर भी जमाएं नहीं बढ़ी। अनेक प्रयासों के बावजूद सहकारी बैंक तब तक जमाएं आकर्षित नहीं कर पाएंगे जब तक कि वे अपने प्रबंधन में सुधार न कर लें। व्यापारिक बैंकों की सफलता का रहस्य ये नहीं है कि उनकी ब्याज दर अधिक है। वास्तविकता यह है कि व्यापारिक बैंकों प्रबंध व संगठन व्यवस्था सुदृढ़ एवं कुशल है। ये बैंक जनता का विश्वास प्राप्त करने में सफल रहे हैं तथा अपने ग्राहकों को अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सहकारी बैंकों में प्रबंध व्यवस्था ठीक नहीं है। फलस्वरूप ये न तो ग्राहकों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध करा पाते हैं, न ही जन विश्वास प्राप्त कर पाते हैं। सहकारी बैंकों के अधिकारियों को छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता, जबकि व्यापारिक बैंकों के अधिकारी जनसंपर्क व जनविश्वास द्वारा जमाएं बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सहकारी बैंकों को अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने एवं स्वावलंबी बनाने के लिए जमाएं आकर्षित करनी होंगी। इसके लिए उन्हें अपनी प्रबंध व्यवस्था में सुधार करना होगा ताकि जनता इन बैंकों में विश्वास कर अपनी बचत जमाएं कराएं। इन्हें अपनी सेवाओं के स्तर में सुधार करना आवश्यक होगा। जमाएं बढ़ाने के लिए सुझाव: केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक व प्राथमिक शाखा सहकारी अन्य मध्यकरी का काम करते हैं। ये बैंक शहरी क्षेत्रों की जमाएं एकत्रित कर उन्हें प्राथमिक समितियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस प्रकार ये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज बढ़ाने के लिए वित्त उपलब्ध करवाते हैं। सन 1970 में राज्य एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंधकों के सम्मेलन में जमाएं बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे। नंबर 1, अपने कार्यालय में व्यापारिक महत्व के क्षेत्रों में स्थापित करें ताकि इन्हें पर्याप्त व्यवसाय मिल सके। नंबर 2, शाखाओं के विस्तार के लिए निश्चित योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाएं। नंबर 3, व्यापारिक बैंकों के समान सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करें। नंबर 4, ग्राहकों के प्रति सेवाओं में स्तर में सुधार करें ताकि अधिक ग्राहक आकर्षित हो सकें। 5वां, अनावश्यक औपचारिकताओं को हटाकर कार्यविधि को आसान करें ताकि अशिक्षित व्यक्तियों को लेन देन में कठिनाई न हो। 6, व्यापारिक बैंकों के समान ब्याज दर रखें ताकि जमाएं बढ़ें। नंबर 7, अपने ग्राहकों को कुछ सेवाएं जैसे स्थानीय चेकों का संग्रह, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, वेतन, पेंशन आदि बिलों के निःशुल्क संग्रह की सेवाएं प्रदान करें। स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करने के लिए ये शीर्ष बैंक की शाखाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं। इससे इन्हें अनुसूचित बैंकों की समान सुविधाएं मिल जाएंगी। 9वां, अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बैंकिंग एवं जनसंपर्क कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान करें। 10वां, स्थानीय निकायों एवं शिक्षण संस्थाओं की जमाएं स्वीकार करें। 11वां, जमाओं को आकर्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाएं। रिजर्व बैंक नाबार्ड ने केंद्रीय सहकारी बैंकों की जमाओं में वृद्धि के लिए एक योजना तैयार की थी। यह योजना कुछ संसाधनों के साथ स्वीकार कर ली गई। इस योजना में नाबार्ड केंद्रीय बैंकों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाता है। यह योजना जुलाई 1973 से लागू की गई। इसके बाद चौथा है ऋण या उधार लेना।
केंद्रीय सहकारी बैंकों को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं जैसे शीर्ष सहकारी बैंकों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, अन्य सहकारी बैंक व व्यापारिक बैंक आदि से ऋण लेने पड़ते हैं। इन बैंकों की कार्यशील पूंजी में ऋणों में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि अन्य साधनों जैसे अंश पूंजी जमाएं स्वयं के कोषों के माध्यम से पर्याप्त वित्त प्राप्त नहीं कर पाते। केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उधार दी गई राशि 1991-92 में 6,021 करोड़ थी, जो 1994-95 में बढ़कर के 6,446 करोड़ रुपये हो गई। केंद्रीय बैंकों को ऋण प्रदान करने में शीर्ष बैंक का प्रमुख स्थान रहा। केंद्रीय बैंकों को ऋण देने की सीमाएं इनके निजी क्षेत्र कोषों से संबद्ध की गई, ताकि अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए ये निजी कोषों में वृद्धि प्रयास कर सकें। समय समय पर इनकी ऋण सीमाओं को बढ़ाया जाता रहा है। केंद्रीय सहकारी बैंक केंद्रीय सहकारी बैंक राज्य सरकारों से भी ऋण देते हैं। नाबार्ड भी इन्हें ऋण देता है, लेकिन नाबार्ड शीर्ष बैंक के माध्यमों से ऋण देता है। शीर्ष बैंक इन्हें केंद्रीय बैंकों में वितरित करते हैं। कुछ राज्यों में शीर्ष बैंकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से ये केंद्रीय बैंकों को पर्याप्त ऋण नहीं दे पाते। इसके लिए रिजर्व बैंक में एक योजना बनाई गई है। इस योजना के अनुसार ए व स श्रेणी के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक नाबार्ड से सीधे ऋण प्राप्त कर सकते हैं। द श्रेणी के बैंकों के लिए राज्य सरकार की जमानतें ली जाती हैं। कुछ केंद्रीय सहकारी बैंक सामान्य विधियों जैसे नकद साख, ओवरड्राफ्ट तथा अग्रिम से व्यापारिक बैंकों से भी ऋण प्राप्त कर लेते हैं। नाबार्ड में बैंकों के अतिदेय ऋणों का अंकुश लगाने के लिए ऋण को अतिदेय ऋणों से संबद्ध किया जाता है। इसके बाद है ऋण देना, लोन ऑपरेशन। भारत में मिश्रित स्वरूप वाले बैंक अधिक हैं। इनमें समितियां व निजी व्यक्ति सदस्य होते हैं। अतः ये बैंक प्राथमिक समितियों दोनों को ऋण प्रदान करते हैं। सामान्य रूप में ये बैंक कृषि शाख समितियों के लिए वित्तीय व्यवस्था कार्य करते हैं। प्राथमिक समितियों की प्रतिज्ञा पत्र लिखवाकर ऋण दिया जाता है। ऋण देने से पूर्व बैंक यह देखता है कि संबंधित समिति को प्रबंध व्यवस्था संतोषजनक है अथवा नहीं, तथा वह ऋण का उचित उपयोग करेगी। ऋण देते समय ऋणों की वसूली की भी ध्यान में रखा जाता है। मैकलेगन समिति ने अच्छी समितियों को नकद साख कैश क्रेडिट देने की सिफारिश भी की थी। इस नकद साख की सीमा प्रतिवर्ष बदलती रहती है। इस व्यवस्था में बैंक ऋण नकद नहीं देता, बल्कि समितियों को अधिकतम साख सीमा निश्चित कर दी जाती है। इस सीमा तक समितियां आवश्यकता अनुसार ऋण देती रहती हैं। केंद्रीय से बैंक अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। ऋण लेने की विधि। ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति प्राथमिक समितियों को निम्न कार्य करने होते हैं। नंबर 1, निर्धारित प्रपत्र में ऋण प्रदान करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। नंबर 2, इस आवेदन पत्र के साथ सामान्य सभा प्रबंध समिति के ऋण लेने के प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजना, जिसमें ऋण राशि या साख सीमा का उल्लेख भी होता है। तीसरा, अपने प्रत्येक सदस्य की संपत्ति का विवरण निर्धारित फार्म में भरकर भेजना पड़ता है। चौथा, प्रथम बार में ऋण के लिए आवेदन करने पर समिति के उपनियमों की प्रतिलिपि भेजना। पांचवा, समिति का स्थिति विवरण भेजना। छठा, फसल ऋण की दशा में प्रत्येक सदस्य द्वारा बोए गए क्षेत्र व फसलों का विवरण भी प्रस्तुत करना पड़ता है। मध्यकालीन ऋण लेने के लिए फसल पर विवरण भेजना आवश्यक नहीं है। समिति के ऋण आवेदन को सचिव या समूह सचिव या पर्यवेक्षक तैयार करता है। यह आवेदन पत्र सहायक रजिस्ट्रार या पर्यवेक्षक जैसी व्यवस्था को भेजा जाता है को अपनी सिफारिश के साथ इसे केंद्रीय बैंक को भेजा जाता है। बैंक आवश्यक कार्रवाई करने के बाद इसे संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। संचालक मंडल द्वारा स्वीकृति के बाद समिति को साख मिल जाती है, जो आवश्यकता अनुसार बैंक से प्राप्त करती है। ए व ब वर्ग की समितियों को ऋण देने के लिए कोई जमानत नहीं देनी पड़ती और न ही किसी की सिफारिश करवानी पड़ती, किंतु स वर्ग की समितियों को ऋण देने के लिए रजिस्ट्रार या इसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश या अनुमति लेनी होती है। ऋण अवधि एवं उद्देश्य। केंद्रीय बैंक अल्पकालीन एवं मध्यकालीन अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। अधिकांश ऋण अल्पकालीन होते हैं, जो मौसमी कृषि कार्यों, कृषि उपकरण खरीदने, फसलों का विवरण उत्पन्न करने, कृषि उपज का विधायन करने, उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने तथा औद्योगिक कार्यों को प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। मध्यकालीन ऋणों को मात्र तुलनात्मक रूप से कम है। ये ऋण कुएं खुदवाने,
एवं उनमें सुधार करवाने, पंप सेट लगवाने, पशु खरीदने, भूमि के साधन सुधार करवाने तथा अन्य कृषि कार्यों के लिए दिए जाते हैं। इन ऋणों की अवधि 5 वर्ष तक होती है। केंद्रीय बैंक के कुल ऋणों में मध्यकालीन ऋणों का भाग 12% है। आजकल बैंक कार्यों के लिए भी ऋण प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद है ब्याज दर। केंद्रीय सहकारी बैंक ऋणों के उद्देश्य से अनुसार ब्याज देते हैं। विभिन्न राज्यों में भी ब्याज दरों में भिन्नता पाई जाती है। केंद्रीय सहकारी बैंक शीर्ष बैंकों से ऋण प्राप्त करते हैं और उन्हें ब्याज देते हैं। प्राथमिक समितियों को ऋण देते समय इस ब्याज दर से कुछ अधिक ब्याज दिया जाता है। इसे मार्जिन कहते हैं। यह मार्जिन विभिन्न राज्यों में अलग अलग रखा गया है। जैसे असम में 1%, कर्नाटक में 1.5%, केरल में 1.3%, तमिलनाडु में 1.8% तथा बिहार व उड़ीसा में 2% है। सामान्य रूप से मार्जिन दर 1 से 3% तक होती है। सामान्य रूप से अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋणों की ब्याज दर एक समान होती है, किंतु कुछ राज्यों में इस दर में अंतर पाया जाता है।